Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10 MCQs a day series. और आज का जो टॉपिक है इस दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. Now, if you want to revise this topic once before starting the practice, what you can do is you will get a link in the description of the Sankalp series that is going on. और उसमें आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है दैट यू कैन चेक इट आउट. राइट, सो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट एज वेल. Now, before moving ahead, let me tell you that your exams are nearby and there's hardly 2 months left for it. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड यस, प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वीक एरियाज हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट डालना है. राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेक आउट द PYQs. अलॉन्ग विद इट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपको PYQs के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे which will help you a lot in your examination, right? So that also you can check out from the link given in the description. So now let's move ahead and start the practice for today. So the first question is, match the following with respect to RBI's priority sector guidelines. ठीक है जी, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है इट इज़ एनी वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल द related concepts you have to study very very deeply and nicely. तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये कॉलम्स. स्टार्टअप फाइनेंसिंग, फार्मर्स इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो ये चार एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मैच करनी है. तो स्टार्टअप फाइनेंसिंग, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें कि हम ये चाह रहे हैं कि हम इंडिया में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि इंडिया में जो बिजनेसेस हैं वो ब्लूम करें. तो लोगों में जो एंटरप्रेन्योर शिप की जो स्पिरिट है उसको हमने बूस्ट करना है. राइट, तो स्टार्टअप इज दैट इनिशिएटिव जहाँ पर हम अलग अलग इंसेंटिव्स, अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स ये देकर वी आर ट्राइंग टू गेट मोर एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी सो दैट द GDP keeps on rising एंड देयर आर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा चीज़ है जहाँ यहाँ पर जो बिल्कुल सही लग रही है? सो लोन्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ compressed बायोगैस, नहीं ये तो नहीं है. दिस इज मोर ऑफ समथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, है ना. रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होते. तो loans for establishment of compressed biogas plants is a part of renewable energy up to 50 crores तक की लिमिट. ओके, दिस इज समथिंग जो कि हम ए से करेक्ट कर सकते हैं बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. स्कूल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये क्या है? स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये वो चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करती हैं. और जो भी चीज़ ह्यूमन रिसोर्स को, किसी कंट्री के लोगों को या उनकी रहन सहन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है, ह्यूमन रिसोर्स को बेनिफिट करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट, सो 3 इज रिलेटेड टू सी. एंड सोलराइजेशन of grid connected agriculture pumps. Right, so this is something that can be related to farmers installing solar pumps. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको अगर फैक्ट्स याद नहीं भी है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. वाई? बिकॉज स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए यू कैन गेट अप टू 50 करोड़ तक की जो लोन अमाउंट है. फार्मर्स जो है दे आर इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स ताकि ये जो एग्रीकल्चरल पंप इरिगेशन की जो प्रोसेसेस हैं वो मॉडर्नाइज हो सके, वो टेक एडवांस्ड हो सके. तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल उसमें हमने किया है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं दे आर पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो बायोगैस इज व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी और उसके लिए भी हमने लोन्स जो है वो प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं. रिसेंटली PSL गाइडलाइंस जो आई हैं उसमें जो कंप्रेस्ड बायोगैस है दैट हैज इंक्लूडेड इन द PSL. राइट, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स में इसको ऐड कर दिया है अब. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Priority sector lending norms applicable to banks involves lending to certain sectors in the economy. ठीक है, तो वैसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसको कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स अप्लाई जहां पर होते हैं? तो ओनली सेक्टर्स दैट हैव शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एम्प्लॉयड इन मेजॉरिटी. इज इट ट्रू? प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं?
वो सेक्टर्स जो कि एक तो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, अंडर सर्व्ड सेक्टर्स की हेल्प करने के लिए, उनको एक पुश फॉरवर्ड देने के लिए बने होते हैं, राइट? अब वो अंडर सर्व्ड में, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? यस। इज इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर? यस। सो विमेन, है ना, ST SC, पावर्टी स्ट्रिकन जो लोग हैं या सेक्टर्स हैं, उन सबकी हेल्प के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बना है. सो is this true? Yes, it is not wrong. Okay. So only those sectors that have high proportion of women employed, तो women के benefit के लिए बना है. This is also true. Only those sectors that contribute most to the Indian GDP. So the definition of priority sector says कि it has, priority sector में वो सारे के सारे sectors आ जाते हैं that have a huge influence या huge impact on large population. ठीक है, तो GDP को भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं, है ना? तो ये भी गलत नहीं है, बट पूरी तरह अप्रोप्रिएट नहीं है. लास्ट स्टेटमेंट देखिए, only those sectors that have substantial influence on vast portions of the population and are employment intensive. Now this is a statement that covers the whole concept of PSL. क्या इसका ये मतलब है कि पहले वाली स्टेटमेंट सही नहीं थी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. मे बी पहले वाली सही थी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सटीक जो बात कह रही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. और इसीलिए एग्जाम में इफ यू गेट 4 ऑप्शंस जिसमें कि पहले के एक ऑप्शन आपने पढ़ा और वो बहुत रेलेवेंट लग रहा है, सही लग रहा है, डोंट लीव इट एट दैट, जस्ट गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले ऑप्शंस जो है वो और ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? सो द मोस्ट रेलेवेंट इज ऑप्शन नंबर डी, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन the Banking Laws Amendment Bill gave the private sector greater control over the bank lending and required banks to align lending with the national goals. Now, अगर हम ये सीरीज में पढ़ रहे होते ना चैप्टर्स 1 2 3 4, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये बहुत इजी हो जाता बताना. बट नाउ दैट वी हैव स्टडीड रिफॉर्म्स ऑल्सो, है ना, बैंकिंग लॉज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स ऑल्सो वी हैव स्टडीड. और रिफॉर्म क्या था? इट वाज ऑल अबाउट गिविंग अ लॉट ऑफ पावर टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर कंट्रोल तो मिला था, लेकिन क्या वो इस टाइम पे मिला था जब प्रायोरिटी सेक्टर की बात हो रही थी? नहीं. ये जो बिल आया था प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं, इसमें गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया था. ठीक है, द ग्रेटर कंट्रोल वाज गिवन टू द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, वो चाह रही थी कि जो नेशनल गोल्स हैं उस टाइम पर हमारे, जो हमारा कंट्री अचीव करना चाह रही है, हमारे बैंक्स के ऑपरेशंस भी उससे वेल अलाइंड हो. ऐसा ना हो कि कंट्री चाह रही है कि यार यहाँ यहाँ इन इन सेक्टर्स पे ग्रोथ हो, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर लेस प्रॉफिटेबल बैंक्स उनको पैसा दे ही नहीं रही, लेंडिंग वहाँ पर कर ही नहीं रही. एंड दिस यूज टू हैपन इन द अर्लियर टाइम्स, राइट? तो नेशनल ऑब्जेक्टिव से अलाइन करने के लिए हमने प्रायोरिटी सेक्टर जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड नॉर्म्स हैं वो लेकर आए, और इस टाइम पर जो ग्रेटर कंट्रोल है इट वाज शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट. ठीक है जी, तो ए जो है दैट इज नॉट करेक्ट. Priority sector lending was introduced in 1967 after Morarji Desai raised concern that sectors like agriculture, industries and exports were not receiving adequate bank credit. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऐसे अगर दो स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, आपको उसमें बताना होता है कि अ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मतलब उसका जो रीजन दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, इज इट अ करेक्ट रीजनिंग फॉर स्टेटमेंट ए? ठीक है, तो वो रिलेशन भी आपने इस्टेब्लिश करना होता है. यहाँ पर ये चीज़ गलत है, तो वो रिलेशन अभी हमें इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ा. Consider the following statements regarding priority sector lending norms. Now, this is very, very important. और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स और उसमें जो लिमिट्स परसेंटेजेस की बात करी है उसकी बात करता है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक कमर्शियल फॉरेन बैंक्स विद 20+ ब्रांचेस. अच्छा, अब यहाँ पर ना बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ना हम अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करते हैं, बट उसमें हम कमर्शियल बैंक्स, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, प्लस वो वाले बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचेस हैं, 20+ ब्रांचेस हैं, फॉरेन बैंक्स. ठीक है, लेस देन 20 फॉरेन बैंक्स, ठीक है, लेस देन 20 ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स.
हमने इस तरह से याद रखना है। ये 4 कैटेगरीज हैं और इनकी आगे सब लिमिट्स दे रखी हैं आपको। प्रायोरिटी सेक्टर में कितना जाना चाहिए, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में कितना जाना चाहिए, एमएसएमई में कितना जाना चाहिए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए डिफाइंड है उसमें क्या क्या कैटेगराइजेशन है। तो व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक कमर्शियल एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 प्लस ब्रांचेस, क्या इसमें ये 40% ऑफ एएनबीसी एंड सीईओ बीएसई विच एवर इज हायर, ये सही है? ये बिल्कुल सही है। लेकिन एएनबीसी एंड सीईओ बीएसई क्या है? वैसे तो ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है ना, तो अभी तक अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए क्या है, बट जस्ट फॉर योर रिविजन मैं आपको बता दूं। बैंक एक्चुअल क्रेडिट कितना दे सकता है आफ्टर मेकिंग अ फ्यू इंटरनल एडजस्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ANBC. CEOBSE is credit equivalent of off the balance sheet exposures. क्या मतलब है इसका? बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो कि जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, P&L है ना, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट. सो व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज इट कैन अकर इन द फ्यूचर, बैंक ने गारंटी दी है बहुत ह्यूज अमाउंट में, है ना, तो इट कैन अकर इन द फ्यूचर, और अगर आएगी तो 100% जो भार है वो बैंक के सिर पे पड़ेगा, तो इट हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड समवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी के लिए बना है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर्स. ठीक है, तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होता है आइदर 40% ऑफ एएनबीसी या सीईओबीएसई विच एवर इज हायर टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस का 40% टारगेट होता है, बट अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट. ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज छोटा सा एडिशन है कि 8% जो है, मतलब नॉट लेस देन 8% हैज टू बी गिवन टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत नहीं है. एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और है. रीजनल रूरल बैंक्स हैव अ पीएसएल टारगेट, तो आरआरबीस का जो पीएसएल टारगेट है दैट इज 75%, बट मीडियम एंटरप्राइज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल काउंट अप टू 25. सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इसकी लिमिट है 15%, और ये आपको तभी आएगा जब आप ये लिमिट्स, जो 4-5 लिमिट्स हैं, इसका एक टेबल है अलग से, उसको रिवाइज करिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. राइट, सो दिस इज 25%, मतलब व्हाट इज गिवन हियर, एंड द करेक्ट इज लिमिट इज 15%. तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो हैव अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ 75%. सो दिस इज राइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 4. Consider the following statements regarding MSME classification. Now, this is the new classification, right? पहले तो क्या होता था अर्लियर टाइम्स पे, पहले तो लिमिट्स चेंज करी गई हैं, वो तो है ही है कि लिमिट्स को अब इंक्रीज किया गया है, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम इंडस्ट्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ एमएसएमई, ताकि जो भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट मोस्ट बिजनेस को हो सके. लेकिन इससे पहले ना इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ये बाइफरकेशन तो थी, साथ के साथ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, इनकी बाइफरकेशन भी अलग अलग थी. अब क्या हो गया? अब सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं और टर्नओवर देखते हैं, यानी कि साल की सेल्स या जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी बात हम करते हैं. सो वी हैव माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. राइट, माइक्रो इज 2.5 crores up to 10 crores. Then we have small for 25 crores and turnover has to be 100 crores. And then we have 125 CR and 500 CR. So this is the new limit that you have to remember. उसके बेसिस पर अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. A micro enterprise is defined as one having investment in plant and machinery, यानी कि इनिशियल जो इस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस कैपिटल लगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगी इन प्लांट एंड मशीनरी है, सर्विस सेक्टर है तो इक्विपमेंट, दैट विल बी 2.5 एंड 10 CR. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. स्मॉल एंटरप्राइज में यहाँ पर बोला हुआ है 50 या 200, तो ये सही नहीं है, बिकॉज इट इज 25 एंड 100 crores. राइट, सो दिस इज नॉट करेक्ट. मीडियम के केस में 125 CR एंड 500. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वन मोर थिंग इज रिटन हियर कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको उद्यम सर्टिफिकेट अपना लेना होता है. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ना बर्थ सर्टिफिकेट है फॉर एमएसएमईज.
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है फॉर द कंपनीज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, वैसे ही उद्यम सर्टिफिकेट जरूरी होता है एमएसएमईज के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एमएसएमई रिलेटेड स्कीम्स, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं। हर एक स्कीम या तो क्रेडिट पे फोकस कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है कि एमएसएमईज को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करनी है ना, उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है उसमें मदद करनी है, या फिर मार्केट सपोर्ट देने में, या फिर टेक इम्प्रूवमेंट में। तो ये चार ही एरियाज हैं जो हर स्कीम टारगेट करती है। स्कीम्स के नाम और थोड़ा सा थीम आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी स्कीम्स है बट एक दो बार आप पढ़ोगे यू विल गेट a good grip of it. Sfurti is the scheme focused on forming clusters on traditional industries and artisans to improve marketability, competitiveness. ये बिल्कुल सही बात है, because ये स्कीम लॉन्च करी गई थी कि छोटे छोटे जो स्किल्ड इंडस्ट्रीज हैं या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिसंस हैं, उनके क्लस्टर्स बना लिए जाएं, ग्रुप बना लिए जाएं, ताकि ओवरऑल मार्केट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो। एक्सपोर्ट भी करना हो हमें तो एटलीस्ट हम थोड़े लार्ज ऑर्डर्स जो हैं वो ले पाएँ। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एस्पायर is a scheme aimed at creating new jobs, reducing unemployment and promoting entrepreneurship and innovation in rural industries. ये भी similar है and this is also correct. CLCSS, that is Credit Linked Capital Subsidy Scheme, प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने स्कीम्स और उनके थीम्स, रिलेटेड थीम्स याद रखे हैं तो आपको याद होगा कि CLCSS इज फॉर टेक अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एमएसएमईज, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है। डिजिटल एमएसएमई प्रमोट्स द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अगेन बिल्कुल सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। अलग अलग स्कीम्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा एक दो बार पढ़ के। देन वी हैव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। अब इस सेक्टर में ना स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएलआई बीइंग वन ऑफ देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है पीएलआई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना। और बाकी जो है उनकी जो थीम्स हैं उनसे रिलेटेड, कि बेसिक आपने लिमिट्स याद कर ली कि कितने करोड़ तक के लोन्स दे रही हैं, कोलेटरल फ्री दे रही हैं कि विद कोलेटरल दे रही हैं, टैक्स सब्सिडी दे रही है ना। तो ये बेसिक चीजें अगर आप याद रख लोगे, यू आर गुड टू गो, यू डोंट हैव टू गो वेरी मच इन डेप्थ। कुछ स्कीम्स है जिनका इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, पीएलआई इज वन ऑफ दो स्कीम्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? ये स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई एमएसएमईज को बूस्ट देने के लिए, कि भाई आप और ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आप जितनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जितनी सेल्स करोगे, हम उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स देंगे। मोर द प्रोडक्शन, मोर द इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की स्कीम है। और इसमें कुछ सेक्टर्स, 13 सेक्टर्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं, कि क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में इन पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है जी। तो the scheme was introduced in Union Budget 21-22 with an outlay of 1.97 lakh crores for 13 key sectors. Is it true? Yes, it is. Mobile manufacturing specified electronic components received the highest allocation under PLI. This is also true because tech advancement is the focus of the country and for all the countries worldwide, right? So tech advancement and electronic components, this was allotted the maximum amount. ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी हार्डवेयर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं कवर्ड इन पीएलआई स्कीम। नाउ दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज ये सारे ही इसके पार्ट हैं। तो इसके जो 13 सेक्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे आपको एक बार गो थ्रू करने हैं, और उसके फर्स्ट 3 के सीक्वेंस भी देख लो कि सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किस सेक्टर को है, सेकंड नंबर पे किसको है, थर्ड पे किसको है, राइट। इट विल हेल्प यू। Under the scheme, incentives are provided ranging from 6%, 4% to 6% on additional sales over the base year 1920। ये भी बिल्कुल ठीक है, 4 से 6 साल तक के लिए ये होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 बिकॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The Make in India program launched in September 2014 is built on how many pillars? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। As I already told you, there are few schemes जैसे Make in India, Stand Up India, Startup India, PLI,
जो कि थोड़ी ज़्यादा रेलेवेंस होल्ड करती हैं, तो इनको आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ना। आत्मनिर्भर भारत है ना, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। तो अपने घर पर ही हम सामान बनाएं, इंडिया में ही मैक्सिमम सामान हम बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो, एंड वी एक्सपोर्ट इट टू द अदर अदर नेशंस। जो भी इनोवेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, या कहते हैं ना, बूस्ट करने के लिए यहीं पे इंडिया में ही फैसिलिटेशन करी जाए। तो न्यू प्रोसेसेस जनरेट हों, चीज़ों को आसान बनाने के रास्ते हम ढूंढें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएं, और सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए, एंड न्यू माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, इनोवेशन की जो स्पिरिट है, उसे हम एक बूस्ट दें, फैसिलिटेट करें। ठीक है जी। तो ये 4 पिलर्स हैं और ये आपको याद रखने हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं इन स्कीम्स के, इंडिविजुअल स्कीम्स के? तो ECLGS, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये बनी थी कोविड में लोगों की मदद करने के लिए, कोविड में एमएसएमईज की मदद करने के लिए। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 2। तो ए विल बी रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर 2। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसईज, ठीक है। तो ये बनी थी कोलेटरल फ्री लोन्स देने के लिए। ठीक है, कोलेटरल फ्री मतलब गिरवी नहीं रखना आपने कुछ भी, यू विल गेट कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 1 करोड़, एंड सिडबी के द्वारा ये सपोर्ट करी गई थी। आईसेक, ISEC, दैट इज इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये बना था खादी इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो बोरो कर सके, ठीक है जी, फ्रॉम बैंक्स। तो इनके फंडिंग मैकेनिज्म को और बढ़िया करने के लिए ये बना था। स्टैंड अप इंडिया बना था अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को। ठीक है, अंडर सर्व्ड सेक्टर्स कौन से हैं? SC ST, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इनको ये फील कराने के लिए कि यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो न्यू बिजनेसेस है उनको बूस्ट देने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्टैंड अप इंडिया। तो इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी 4। तो इसमें सारे मैचिंग करके जो आपका करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगेन इसके लिए स्कीम्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड रिमेंबर इट बेटर। Now, according to the given data, the MSME sector has created 11.10 crore jobs in India. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन जो है एमएसएमईज ने करी है। कौन सा सब सेक्टर है जो कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ट्रेड। ठीक है, क्यों है ट्रेड? बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 387.18 करोड़ तक की जो मतलब लाख से तक की जो जॉब है वो ट्रेड जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाती हैं अदर सर्विसेज, फिर आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, और फिर आती है नॉन कैप्टिव एनर्जी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो इस तरह से बाइफ्रिकेशन है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रेड का है और ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑप्शन सी। एंड विद दिस आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं आज के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एंड यू वांट टू get a very good score in your examination with a structured preparation, we have a few courses for you, जो कि आप edutab.in पर जाकर चैप के कोर्सेज को चेकआउट कर कर देख सकते हो। यहाँ पर आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, यू कैन वॉच एट योर कन्वीनियंस। कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन चेकआउट फ्रॉम द ब्रोशर। साथ ही यहाँ पर जो भी कोड अवेलेबल है वो अप्लाई कर कर आप डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्या ये इकलौता कोर्स है? नहीं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें टेस्ट सीरीज हैं, मास्टर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इफ यू हैव एनी मोर क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।